घूसखोरी, रिश्वतखोरी और करप्शन कुछ ऐसे कीड़े हैं जो कि समाज को बिल्कुल अंदर तक खोखला करते जा रहे हैं। हालांकि इनको रोकने के लिए समय समय पर कई प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फर्क आम आदमी की लाइफ पर पड़ता है और वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर हमें समय समय पर बहुत सारी फिल्में देखने के लिए मिलती रही हैं। जब इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होकर एक आम आदमी अपने हाथ में कानून लेता है और इनको खत्म करने की मिशन पर निकल पड़ता है। वैसे इस तरह की ज्यादातर विजिलेंट फिल्में हमें बॉलीवुड से ज्यादा तमिल सिनेमा में देखने के लिए मिलती रही हैं। चाहे सन 1996 में आई फिल्म इंडियन हो, मुधालवन हो या फिर अपरिचित हो, ये सारी ही तमिल सिनेमा की विजिलेंट फिल्में थीं जिनमें हीरो कानून अपने हाथ में लेकर करप्शन और घूसखोरी को जड़ से खत्म करने की राह पर निकल पड़ता है। बॉलीवुड में भी हमें कुछ इसी थीम पर बनी सन 2015 में आई फिल्म गब्बर इज बैक देखने के लिए मिली थी, जिसमें अक्षय कुमार गब्बर बनकर घूस और करप्ट ऑफिसर्स को एक के बाद एक ठिकाने लगाते जाते हैं। गब्बर इज बैक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों से काफी अलग थी और इस तरह की फिल्में हमें बॉलीवुड में तो बहुत कम ही देखने के लिए मिलती हैं। हाल ही में आई शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी हमें कुछ ऐसी ही थीम देखने के लिए मिलती है, जिसमें भी शाहरुख खान करप्ट सिस्टम से निपटने की राह पर निकल पड़ते हैं। और जवान को भी तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किया था। एक्चुअली बॉलीवुड के ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस तरह के सोशल और पॉलिटिकल सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाने में थोड़ी पीछे हटते हैं, और फिल्म गब्बर इज बैक को भी बॉलीवुड के डायरेक्टर ने नहीं, तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर क्रिस जगरलामुडी ने डायरेक्ट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे फिल्म गब्बर इज बैक के बारे में ही, जो भी सन 2002 में आई तमिल सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रमन्ना का हिंदी रीमेक है, जिस ओरिजिनल फिल्म को तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने रमन्ना के अलावा धीना, गजनी, स्टालिन, सेवनम अरबू, हॉलीडे, सरकार, स्पाइडर, कत्थी और दरबार जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और AR मुरुगदॉस ने ही सन 2008 में आमिर खान के साथ में हिंदी में भी फिल्म गजनी बनाई थी, जो ऐसी पहली फिल्म रही जिसने इंडिया में लगभग 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तो AR मुरुगदॉस की ही सन 2002 में आई फिल्म रमन्ना का रीमेक लगभग 13 साल बाद बॉलीवुड में गब्बर इज बैक के नाम से बनाया गया था। फिल्म रमन्ना में हमें विजयकांत नजर आए थे और ये तमिल सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, जिसको देखते हुए आगे चलकर इसका रीमेक 4 अलग अलग भाषाओं में बनाया गया था। जहां सन 2003 में इसका रीमेक तेलुगु में चिरंजीवी के साथ में टैगोर के नाम से बनाया गया था। 2005 में इसका रीमेक कन्नड़ा में विष्णुवर्धन के साथ में विष्णु सेना के नाम से बनाया गया था। 2007 में इसका बंगाली में रीमेक मिथुन चक्रवर्ती के साथ में टाइगर के नाम से बनाया गया था। और फाइनली सन 2015 में इसका हिंदी में रीमेक अक्षय कुमार के साथ में गब्बर इज बैक के नाम से बनाया गया है। मतलब एक कहानी अगर किसी इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो आगे चलकर उसको अलग अलग इंडस्ट्री में भी रीमेक करके बनाने का चलन काफी पुराना है। गब्बर इज बैक रिलीज हुई थी 1 मई सन 2015 को, जिसको डायरेक्ट किया था तेलुगु सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर क्रिस जगरलामुडी ने, जिनको उस समय तक हिंदी बोलना बिल्कुल भी नहीं आती थी और ये उनके करियर की पहली हिंदी फिल्म थी। हालांकि क्रिस इसके पहले तेलुगु सिनेमा में गम्यम, वेदम, वनम और कृष्णम बंदे जगत गुरुम जैसी फिल्में बना चुके थे। और गब्बर इज बैक के बाद आगे चलकर उन्होंने सन 2019 में एक और हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी। ये फिल्म थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, और इसके बाद उन्होंने अभी तक कोई भी हिंदी फिल्म नहीं बनाई है। हालांकि इस दौरान वो तेलुगु फिल्में लगातार डायरेक्ट करते आ रहे हैं और फिलहाल वो अपनी तेलुगु फिल्म पवन कल्याण के साथ में हरिहारा वीरा मल्लू के नाम से बना रहे हैं। फिल्म का हिंदी में स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे सुमित अरोरा ने और इसको प्रोड्यूस किया था संजय लीला भंसाली ने। जहां इसमें हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, श्रुति हसन, करीना कपूर, सुमन तलवार, सुनील ग्रोवर और जयदीप अहलावत। इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था चरंतन भट्ट, योयो हनी सिंह और मंज मुशिक ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 4 गाने रखे गए थे। ये गाने थे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, तेरी मेरी कहानी, कॉफी पीते पीते और वरना गब्बर आ जाएगा। जिनमें से फिल्म का एक गाना आओ राजा, जिसको चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया था, ये गाना उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लिरिक्स लिखे थे मनोज यादव, साहिल कौशल और कुमार ने, और इन गानों में आवाजें थीं अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल, हनी सिंह, रफ्तार, नेहा कक्कड़ और देव नेगी की। फिल्म का गाना आओ राजा उस समय शादियों के फंक्शन में डीजे पर बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलता था। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 79 करोड़ रुपए, और उस समय इसने इंडिया में लगभग 87 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 136 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। गब्बर इज बैक को उस समय लगभग 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 7 लाख लोग आए थे। 2015 में सलमान खान की फिल्मों का क्रेज बहुत ज़्यादा था।
जहां इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी बजरंगी भाईजान, दूसरे नंबर पर फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, तीसरे नंबर पर थी बाजीराव मस्तानी, चौथे नंबर पर थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स और पांचवें नंबर पर थी दिलवाले। गब्बर इज बैक को IMDb पर लगभग 26,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। जिस समय फिल्म गब्बर इज बैक रिलीज हुई थी उस समय इसको क्रिटिक्स की तरफ से काफी मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन इसमें वो सारी चीजें रखी गई थी जो कि एक नॉर्मल ऑडियंस देखना चाहती है और लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई थी। और खासकर से बाद में जब लोगों ने इसको टीवी और OTT पर देखा तो इसको और ज्यादा पसंद किया। ओ माई गॉड, स्पेशल 26, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, बॉस, हॉलीडे और बेबी जैसी तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में उनकी एक के बाद एक रिलीज हो रही थीं। और वैसे तो अक्षय कुमार ज्यादातर अपनी फिल्मों में अपने कैरेक्टर के हिसाब से फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कम करते हैं, लेकिन उन्होंने गब्बर इज बैक में अपने इस किरदार के लिए ये दाढ़ी बिल्कुल रियल में बढ़ाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस किरदार के लिए लगभग 15 किलो वजन भी बढ़ाया था, जो कि अक्षय कुमार की फिल्मों में हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने अपने आप में कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया हो। नहीं तो हर एक फिल्म में उनकी केवल हेयर स्टाइल बदलती है और बाकी चीजें बिल्कुल एक जैसी ही रहती हैं। तो फिल्म गब्बर इज बैक इस मामले में थोड़ी यूनिक रही थी। एक्चुअली पहले डायरेक्टर क्रिस जगर्लमुडी अपनी सन 2008 में आई फिल्म गमयम का हिंदी में रीमेक बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे, जिसमें हमें अल्लारी नरेश नजर आए थे, जिसको तेलुगु सिनेमा में उस समय काफी पसंद किया गया था। लेकिन बाद में उनकी एक कैजुअल मुलाकात हुई ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर MM कीरवानी से, जिनके साथ में क्रिस अपनी हिंदी डेब्यू के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो MM कीरवानी ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें फिल्म रमन्ना का रीमेक हिंदी में बनाना चाहिए। और क्रिस ने भी अपने आसपास ऐसी बहुत सारी घूसखोरी और करप्शन वाली चीजें देखी थीं और उन्हें लगा कि रमन्ना का रीमेक ही उन्हें हिंदी में बनाना चाहिए, जिससे कि ज्यादातर ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाए। और इस तरह से इसके रीमेक बनाने के बारे में प्लान किया गया। और फिल्म रमन्ना के हिंदी रीमेक राइट्स संजय लीला भंसाली के पास में थे, जिसको पहले संजय लीला भंसाली डायरेक्टर प्रभु देवा के साथ में बनाने का प्लान कर रहे थे, जो कि इसके पहले भी संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म राउडी राठौर को डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन उस समय प्रभु देवा अपनी अजय देवगन के साथ में आने वाली फिल्म एक्शन जैक्सन की शूटिंग में बिजी थे। इस वजह से प्रभु देवा ने इसको डायरेक्ट नहीं किया था और क्रिस को बतौर डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया। लगभग सन 2013 से इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था और इसमें लीड एक्टर के तौर पर अक्षय कुमार ही पहली पसंद थे। और अक्षय कुमार ने जब ये कहानी सुनी तो ये उन्हें काफ़ी अलग लगी और पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले कुछ और एक्ट्रेस को भी अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में सुरती हसन को फाइनल किया गया, जिनकी अक्षय कुमार के साथ में आई अभी तक की ये एकमात्र फिल्म है। इसके अलावा पहले इसमें सुनील ग्रोवर वाले रोल के लिए R माधवन को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय R माधवन अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि इसकी ओरिजिनल फिल्म रमन्ना जो कि सन 2002 में आई थी, उसमें भी पहले इस वाले रोल के लिए R माधवन को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय भी R माधवन इसमें काम नहीं कर पाए थे और उनकी जगह पर योगी सेतु को साइन किया गया था। इसके अलावा गब्बर इज बैक में पहले मेन विलेन के तौर पर प्रकाश राज को अप्रोच किया गया था, जो कि सिंघम और दबंग जैसी फिल्मों से यहाँ हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन उस समय प्रकाश राज भी इसमें काम नहीं कर पाए थे और उनकी जगह पर सुमन को साइन किया गया था, जो भी तमिल सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं और इसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया था। इसके अलावा जयदीप अहलावत भी इसमें हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे। एक्चुअली पहले इस रोल के लिए सोनू सूद को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय सोनू सूद अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पा रहे थे और बाद में इसमें जयदीप अहलावत को साइन किया गया था। इसके अलावा फिल्म का जो टाइटल है गब्बर इज बैक, वो फिल्म के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली ने डिसाइड किया था। हालांकि पहले संजय लीला भंसाली इसका नाम केवल और केवल गब्बर बस रखने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने सन 1975 में आई फिल्म शोले में गब्बर के किरदार को अक्षय कुमार के किरदार से लिंक करते हुए इसको गब्बर इज बैक का नाम दिया था। जहां फिल्म शोले में वैसे तो गब्बर विलेन का किरदार था, लेकिन यहाँ पर गब्बर के नाम को और उसके डायलॉग्स को थोड़ी पॉजिटिव वे में दिखाया गया था। जहां गब्बर इज बैक में फिल्म शोले के भी कुछ डायलॉग्स को मॉडिफाई करके यूज किया गया था, जैसे यहाँ से 50-50 कोस दूर जब भी कोई रिश्वत लेता है तो उसके मन में एक ही डर होता है कि मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। इसके अलावा अब तेरा क्या होगा कालिया जैसे कुछ डायलॉग्स अक्षय कुमार हमें बोलते हुए नजर आते हैं। इसमें रखी गई ज्यादातर सपोर्टिंग स्टार कास्ट टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल की ही नजर आती है। फिल्म गब्बर इज बैक भी लगभग 50 दिनों में बनकर कंप्लीट हो चुकी थी और पहले इसको जनवरी 2015 में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन उसी टाइम पर अक्षय कुमार की एक और फिल्म बेबी भी रिलीज होने वाली थी। इस वजह से अक्षय कुमार ने इसकी डेट को आगे बढ़वा दिया था और गब्बर इज बैक 1 मई 2015 को रिलीज हुई थी।
इसके अलावा करीना कपूर इसमें हमें एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी और इसके लिए उन्होंने एक भी रुपए चार्ज नहीं किया था, जहां वो हमें फिल्म के केवल एक गाने बस में नजर आई थी। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो इसको पूरा का पूरा मुंबई में ही सेट किया गया है। इस वजह से हमें इसमें मुंबई शहर की बहुत सारी लोकेशंस देखने के लिए मिलती हैं। मुंबई के अलावा इसके बहुत सारे सीन पुणे में और पुणे के पास में लवासा में फिल्माए गए हैं। जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स सीन अगर आपको याद हो तो अक्षय कुमार वैन के ऊपर खड़े होते हैं और बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी होती है। इस सीन को मुंबई के बहुत ही फेमस फ्लोरा फाउंटेन के पास में फिल्माया गया था, जहां इस सीन को फिल्माने के लिए ये इतनी पब्लिक इकट्ठी की गई थी। इसके अलावा इसमें हमें अक्षय कुमार का जो कॉलेज दिखाया जाता है नेशनल कॉलेज के नाम से, एक्चुअली ये सारे सीन महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ पुणे में फिल्माए गए हैं। इसके अलावा इसमें अदालत वाले बहुत सारे सीन विल्सन कॉलेज मुंबई में फिल्माए गए हैं। और जिस समय फिल्म गब्बर इज बैक के ये बहुत सारे सीन विल्सन कॉलेज में फिल्माए गए थे, उस समय एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि गब्बर इज बैक को जब विल्सन कॉलेज में फिल्माया जा रहा था, तब उस समय उस कॉलेज में एग्जाम से चल रहे थे और फिल्म की शूटिंग की वजह से वहां पर जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे उनका काफी डिस्टर्ब हुआ था। इसके अलावा इसके कई सीन द कोरिंथियंस रिसोर्ट एंड क्लब पुणे में फिल्माए गए हैं। फिल्म गब्बर इज बैक में एक बहुत ही पॉपुलर गाना था आओ राजा। एक्चुअली इस गाने का पूरा म्यूजिक कॉपी किया गया था पाकिस्तान के एक बहुत ही पॉपुलर गाने कुंडी ना खड़का सोनिया से। ये नसीबो लाल का गाना था जिसको पाकिस्तानी फिल्म देसन दा राजा में यूज किया गया था। फिल्म गब्बर इज बैक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसके कुछ सीन्स में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी नजर आती हैं, जिनके बारे में मैं आपको जनरली बता देता हूँ। बाकी फिल्म बनाते टाइम पर अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ हो ही जाती हैं। जैसे इसके कुछ सीन्स में आप सुनील ग्रोवर की हेयर स्टाइल को नोटिस करेंगे तो वो हमें बदलती हुई नजर आती है। जैसे इस सीन को आप देखिए, यहाँ पर सुनील ग्रोवर की स्टाइल पहले अलग होती है और इसी कंटिन्यूअस शॉट में उनकी हेयर स्टाइल हमें अगले ही सीन में बदली हुई नजर आने लगती है। यहाँ पर अक्षय कुमार और करीना कपूर के ऊपर जब ये गाना फिल्माया जा रहा था और जब ये बिल्डिंग्स गिरने वाली होती हैं तो यहाँ पर हमें करीना कपूर के हाथ में ब्लैक कलर की नेल पॉलिश लगी हुई नजर आती है। लेकिन इसके अगले ही सीन में बिल्डिंग गिरने के बाद जब अक्षय कुमार करीना कपूर को एक पत्थर के नीचे से निकालते हैं तो यहाँ पर हमें करीना कपूर के हाथ में कोई भी नेल पॉलिश लगी हुई नजर नहीं आती है। इसके अलावा इसमें हमें कुछ न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन भी दिखाई जाती है जिसमें गब्बर के बारे में न्यूज छपी होती है। एक्चुअली इस चीज को मैंने अक्सर बहुत सारी फिल्मों में नोटिस किया है कि फिल्म के मेकर्स केवल हेडलाइन को यहाँ पर बदलते हैं और इसके अलावा उस आर्टिकल में नीचे कोई और ही खबर छपी होती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से पॉज करके इन इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर के नीचे का ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तक कि इन सारे न्यूज़पेपर्स में दिखाई गई डेट को भी अगर आप गौर करेंगे तो उसमें भी 1 या 2 साल का अंतर होता है। 2012 से लेकर 2015 तक अक्षय कुमार हर साल एक फिल्म के रीमेक में काम करते आए हैं। जैसे 2012 में आई फिल्म राउडी राठौड़ तेलुगु फिल्म विक्रमार्कुडु का रीमेक थी। 2013 में आई उनकी फिल्म बॉस मलयालम फिल्म पोकरी राजा का रीमेक थी। 2014 में आई फिल्म द शौकीन्स 1982 में आई हिंदी फिल्म शौकीन का रीमेक थी और 2015 में आई फिल्म गब्बर इज बैक भी रमन्ना का रीमेक थी। गब्बर इज बैक में दिखाए गए इंसिडेंट कोई नई चीज नहीं है, ये हमने अपने आसपास भी कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। जैसे इसमें दिखाया गया हॉस्पिटल वाला एक सीन आपको जरूर याद होगा, जहां पर हॉस्पिटल के स्कैम का खुलासा होता है कि कैसे एक मरे हुए आदमी का भी यहां पर ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और एक लंबा चौड़ा दवाइयों के खर्चे वाला बिल भी बना दिया जाता है, जबकि वो आदमी पहले से ही मर चुका होता है। एक्चुअली 2022 में हमें कुछ ऐसा ही बिल्कुल रियल इंसिडेंट देखने के लिए मिला था। ये हरियाणा सोनीपत के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है, जहां पर एक मरीज के मृत हो जाने के बाद भी दवाइयों का खर्चा और ऑपरेशन का खर्चा जोड़ा जाता रहा और लगभग 10 दिनों में हॉस्पिटल वालों ने उस मरीज के इलाज का 14 लाख का बिल बनाया और इन 10 दिनों में मरीज के घर वालों को उससे मिलने तक नहीं दिया गया। ये सारी चीजें देखते हुए मरीज के घर वालों ने हॉस्पिटल के स्टाफ से बोला कि उन्हें अपने मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना है और जब उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि मरीज की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी हॉस्पिटल की तरफ से 14 लाख का बिल उन्हें दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे आसपास भी कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। फिल्म गब्बर इज बैक में अक्षय कुमार को आखिरी में फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक्चुअली इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म रमन्ना में भी विजयकांत को फांसी की ही सजा सुनाई जाती है, लेकिन इसका रीमेक जब तेलुगु में चिरंजीवी के साथ में टैगोर के नाम से बनाया गया तो वहां पर क्लाइमैक्स में थोड़ी बदलाव किया गया, जहां पर चिरंजीवी को कुछ सालों के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है और बाद में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मुझे तो इस तरह की फिल्में काफी पसंद आती हैं और ये भी मुझे काफी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और फिल्म से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।